जय हिंद दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 11th की एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस पुस्तक का यूज़ क्यों किया जाता है, क्या है इस पुस्तक के प्रयोग। तो भारतीय आर्थिक विकास पर इस पुस्तक की रचना का मुख्य ध्येय यानी उद्देश्य पाठक यानी पढ़ने वाले को भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मुख्य समस्याओं और मुद्दों से परिचित कराना है। इसी प्रक्रिया में नव युवाओं को इन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ साथ उन्हें विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका की आलोचना कर पाने में सक्षम बनाना भी है। यह पुस्तक देश के आर्थिक संसाधनों और विभिन्न क्षेत्रकों के यानी अलग अलग एरिया में उनके प्रयोग के विषय में भी जानकारी प्रदान कर रही है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों से जुड़े आंकड़ों द्वारा परिमाणात्मक जानकारी के साथ साथ यानी अनेक आंकड़ों के बारे में जो रिजल्ट जारी किए जाते हैं उनकी नॉलेज के बारे में ये बताया गया है और साथ साथ देश की आर्थिक नीतियों की भी एक झलक इसमें समाहित है। इन सब के आधार पर आशा की जा रही है कि पाठक अपनी विश्लेषण क्षमताओं को विकसित कर आर्थिक घटनाक्रम को समझने और भारत के आर्थिक भविष्य के विषय में अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर पाने में सफल होंगे। फिर भी हमारा प्रयास रहा है कि पाठक पर अवधारणाओं यानी पढ़ने वाले पर जो तर्क दी जाती हैं और आंकड़ों का अधिक बोझ ना होने पाए। जहाँ तक विभिन्न आर्थिक प्रश्नों और प्रवृत्तियों की बात है, पुस्तक में उनके विषय में वैकल्पिक मतों को स्पष्ट किया गया है ताकि पाठक उन पर ज्ञान आधारित चर्चाओं में भागीदार बन सके। भारतीय आर्थिक विकास पर इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात हमें आशा है यानी इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट रीड करने से हमें यह आशा है या हमारी होप है कि पाठक अपने इर्द गिर्द चल रहे संबंध स्तरीय आर्थिक घटनाक्रम को समझ पाएंगे और संचार माध्यमों यानी मीडिया द्वारा उपलब्ध कराई गई तत्संबंधी सूचना को समझकर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे। इस पाठ्यक्रम के प्रत्येक अध्याय में यानी इस बुक की हर टॉपिक पर में कुछ क्रियात्मक गतिविधियां भी सुझाई गई हैं। यह कार्यक्रम छात्रों को शिक्षकों के मार्गदर्शन में करना है यानी जैसे टीचर बताए वैसे स्टूडेंट को उनके रूल्स फॉलो करना चाहिए। वास्तव में इस पाठ्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के समझ पाने में शिक्षक की भूमिका को अधिक समृद्धिकारक और सार्थक बनाने का प्रयास किया गया है। इन क्रियात्मक गतिविधियों का कक्षा में परिचर्चा, आर्थिक सर्वेक्षण आदि सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों, समाचार पत्रों, टेलीविज़न व अन्य स्रोतों से यानी अन्य जो अदर सोर्सेस से जो नॉलेज जो आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं, एकत्रित करना आदि सम्मिलित है। विभिन्न यानी अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्टों पर विद्वानों के लेख और पुस्तकें पढ़ने के लिए भी शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए यानी मोटिवेट करना चाहिए। इन सभी उद्देश्यों यानी इन ऑल पर्पस की प्राप्ति को संभव बनाने के लिए शिक्षकों को विषय आरंभ करने से पूर्व ही कार्य प्रारंभ करने होंगे यानी कि इस सब्जेक्ट को इस बुक के बारे में जो स्टूडेंट्स को बताने से पहले
टीचर को खुद पहले इसे एक बार रीड कर लेना चाहिए, इसका नॉलेज टीचर को खुद होना चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। जैसे शैक्षिक वर्ष के आरंभ में ही शिक्षार्थियों को पंचवर्षीय योजनाओं, कृषि, उद्योग, सेवाओं तथा गरीबी निवारण, रोजगार संवर्धन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण आधारित संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा एवं चीन व पाकिस्तान के आर्थिक घटनाक्रम आदि के विषय में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि से उपयुक्त जानकारी एकत्रित करने को कहा जाना चाहिए। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और कृषि यानी एग्रीकल्चर, उद्योग, सेवाओं और जहाँ जहाँ गरीबी निवारण, रोजगार संवर्धन, ग्रामीण जहाँ भी विलेजेस हैं, जो डेवलपमेंट, पर्यावरण आधारित जो उन बेसिक जो संरचना स्ट्रक्चर जो बनाई जा रही हैं उनसे, और चीन एवं पाकिस्तान के आर्थिक घटनाक्रम आदि सब्जेक्ट से भी और न्यूज से, पत्रिका आदि से उपयुक्त जो नॉलेज इकट्ठा करना यानी कलेक्ट करने को कहा जाना चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में कोई विषय पढ़ाना प्रारंभ करे यानी कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो उसे स्टार्ट करे, तो शिक्षार्थियों के पास उससे समृद्ध करने कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए वर्ष के आरंभ में ही यानी जब अपना जो 1 जनवरी होता है, वर्ष की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसी में ही इन कतरनों के संग्रह यानी इकट्ठा करो, उसे कलेक्ट करने में जुट जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तभी वे उपयुक्त समय पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर पाएंगे। यह आदत भविष्य में उनकी शिक्षा के उत्तरोत्तर सोपानों में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। सभी स्कूलों को प्रतिवर्ष यानी पर ईयर्स आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति खरीदनी होगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीनतम जानकारी का बहुत उपयोगी स्रोत होता है। इसमें संकलित रिपोर्टों से छात्रों का परिचय आवश्यक है। विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियों में उस जानकारी का उपयोग होगा। सर्वेक्षण के सांख्यिकीय परिशिष्टों के आंकड़े विभिन्न मुद्दों को भली भांति समझने में नितांत उपयोगी होंगे। अर्थव्यवस्था के किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते समय उससे जुड़े आंकड़ों की व्यवस्था अपरिहार्य हो जाती है। यदि हम समृद्धि दरों की बात करते हैं तो कुल समृद्धि और क्षेत्रक बार समृद्धि की चर्चा ही पर्याप्त नहीं होगी। यानी किसी एरिया को लेकर के हम एक्सप्लेन करें या चर्चा करें तो वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी, हमें और भी पढ़ना ज़रूरी है। तो शिक्षार्थियों को समृद्धि दरों की प्रवृत्तियों, उन दरों को उपलब्ध करने की प्रक्रियाओं तथा उन्हें संभव बनाने वाले कारकों के बारे में भी बताना अनिवार्य हो जाएगा। यह सब तो केवल समृद्धि दरों को किसी तालिका में दर्ज करने से कहीं आगे तक जाने पर ही संभव होगा। सभी अध्यायों यानी ऑल टॉपिक्स में कुछ क्रमांक अंकित बॉक्स भी हैं। इनमें मुख्य पाठ में की गई चर्चा से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी रखी गई हैं। बॉक्स अध्ययन को वास्तविक जीवन के अधिक निकट लाने का प्रयास है। ये आंकड़ों के मानवीय पक्ष को उजागर करने यानी खुलासा करते हैं, किंतु ये बॉक्स और क्रियात्मक गतिविधियों परीक्षा और मूल्यांकन के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे। यानी जो बॉक्स में जो एक्स्ट्रा डिटेल दी जाती है वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ उससे हमें टॉपिक को समझना होगा। अध्यायों के अंत में
यानी जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के जो लास्ट पेज को पढ़ेंगे उसके एंड में परंपरागत अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त क्रियात्मक कार्य भी सुझाए गए हैं। इनमें से पाठ के बीच में दी गई अतिरिक्त जानकारी, अतिरिक्त गतिविधियां यानी कि एक्स्ट्रा जो गतिविधियां दी जाती हैं, नॉलेज दी जाती है, उनमें से अधिक विस्तृत गतिविधियां शिक्षार्थियों को अध्ययन परियोजना के रूप में दी जा सकती है। इन परियोजनाओं की रचना में शिक्षार्थियों को यानी स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तक की सामग्री से कहीं आगे तक जाने को प्रोत्साहित यानी मोटिवेट करना शिक्षकों यानी टीचरों का उत्तरदायित्व है या दायित्व होगा। तो दोस्तों ये हमने इतना पढ़ा है, इसमें पता चला है कि इस पुस्तक का क्यों प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। सभी स्कूलों में सूचना संबंधी प्रौद्योगिकी सुविधाएं सुलभ होना तो आवश्यक नहीं है, फिर भी शिक्षार्थियों को यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में सभी जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। शिक्षार्थियों यानी स्टूडेंट्स को इंटरनेट प्रयोग कर सरकारी विभागों की वेबसाइट से उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी मोटिवेट करना चाहिए और बता देना चाहिए। हम जानते ही हैं कि गरीबी विषयक सारी जानकारी योजना आयोग प्रकाशित करता है। छात्रों को यह बताया जाना चाहिए कि भारत सरकार के योजना आयोग की वेबसाइट पर सुलभ हैं यानी आसान है। इन रिपोर्टों की मुद्रित प्रतियां प्राप्त होना सदैव संभव नहीं है यानी इम्पॉसिबल है, किंतु नेट से इनको कंप्यूटर पर उतार कर उनका कक्षाओं में प्रयोग तो हो सकता है। अब तो पिछले 10 वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण जैसे दस्तावेज www.com, budgetindia.in.nic.in नामक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बहुत से संगठनों ने अपने वेबसाइट का पता बदला है। यदि किताबों के अलग अलग अध्यायों यानी कि डिफरेंट टॉपिक्स में दिए गए वेबसाइट नहीं खोल रहे हैं तो उन पतों को सर्च इंजन के द्वारा ढूंढें, जैसे गूगल www.google.com.in। प्रत्येक अध्याय यानी कि पर टॉपिक की मुख्य बिंदु मेन पॉइंट्स को सार संक्षिप्त यानी छोटे रूप के अंतर्गत दोहराने का कार्य भी है। उन रचनाओं को संदर्भ ग्रंथ की सूची में रखा गया है, किंतु प्रत्येक सामग्री के नीचे संदर्भ स्रोत यानी सोर्सेस नहीं दिए हैं, क्योंकि ये विभिन्न शोध सामग्री से लिए गए हैं जिनका उल्लेख संदर्भ में किया गया है यानी विस्तार से किया गया है। हम एक बार फिर यह बात दोहरा रहे हैं कि इस पुस्तक की रचना का ध्येय यानी उद्देश्य, मेन पर्पस शिक्षार्थियों यानी स्टूडेंट्स को भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स की समष्टि स्तरीय समस्याओं से परिचित करा उन्हें उनकी विषय में ज्ञान आधारित परिचर्चाओं में भागीदारी में समर्थ बनाना है। हमारा यह भी आग्रह है कि यानी निवेदन है कि इस पाठ्यक्रम को सही अर्थों में समझने की सबसे अच्छी विधि परस्पर सहयोग ही होगी। अतः छात्रों और शिक्षकों को मिलजुल कर भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों आयामों से जुड़ी जानकारी का संकलन कर पाठन के लिए उनका सही प्रयोग करना चाहिए। आप इस पुस्तक के किसी भी हिस्से से संबंधित अपने प्रश्न और प्रतिक्रिया निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। कार्यक्रम समन्वयक अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली से ये प्रकाशित हुई है यह बुक। तो दोस्तों आज हमने ये पढ़ा है कि ये बुक क्यों यूज़ की जानी चाहिए, क्यों इसे पढ़ना अति आवश्यक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इसे जानें और फिर अगली वीडियो में दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे।